नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग अभी तक अधिशोषण और अवशोषण के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसका टाइप वगैरह सब देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं एक इसका जो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समताप। तो अधिशोषण समताप बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले उससे रिलेटेड छोटा सा एक दो टॉपिक को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग मोटा मोटी एक टॉपिक देखते हैं, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। तो समझिए इसको कि यहां पर ये हम लोग ये जान रहे हैं, ये है एडजॉर्बेंट, अधिशोषक। इसका पार्टिकल जो उधर से आ रहा है, जो यहाँ चिपकेगा इसमें, वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेट। तो एक है एडजॉर्बेंट और दूसरा है एडजॉर्बेट। अब यहां पर सपोज कीजिए इसका अपना कुछ मास होगा m, इसका मास होगा और इसका मास कितना है तो x। तो m मास एडजॉर्ब कर रहा है कितना को, x को। तो 1 कितना को करेगा तो x/m, यही कहलाएगा डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। अर्थात परिभाषा यहीं से बनता है कि दैट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का अमाउंट है विच इज एडजॉर्ब्ड बाय पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अर्थात अधिशोष्य की वह मात्रा, अधिशोष्य, ये अधिशोष्य है, तो अधिशोष्य की वह मात्रा जिसका अधिशोषण पर यूनिट मास, प्रति इकाई मास, प्रति इकाई द्रव्यमान किसका, अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हम लोग इसको परिभाषित करें पहले, तब रिलेशन लाएंगे। किसी अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान के द्वारा अधिशोष्य का जितना मात्रा अधिशोषित किया जाता है उसे उस अधिशोष्य का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, कि जितना मात्रा जो है अधिशोषित किया जाएगा इसके पर यूनिट मास के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, उसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखते हैं, माना कि m ग्राम अधिशोषक के द्वारा x ग्राम अधिशोष्य को अधिशोषित किया जाता है, इसलिए 1 ग्राम
अधिशोषक के द्वारा x/m ग्राम अधिशोष्य को अधिशोषित किया जाएगा। अतः परिभाषानुसार डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू x/m। x क्या है? तो अमाउंट ऑफ, या हिंदी लिखते हैं, अधिशोष्य की मात्रा, जून यूनिट में ले लें, दोनों सेम ही रहेगा। अधिशोषक की मात्रा, ये हुआ डिग्री ऑफ। अब इसका यूनिट जो हो जाएगा नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं, यूनिटलेस होगा। क्योंकि ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल। तो ये जाकर के इस प्रकार से हम लोग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन को हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो लिख लीजिए, हो गया? लिख लिया? अब यहां पर हम लोग एक टर्म देखते हैं, सैचुरेशन स्टेज एंड सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेशन स्टेज और सैचुरेशन प्रेशर किसको कहते हैं? कहता है कि ये एडजॉर्बेंट अधिशोषक इधर अधिशोष्य, तो अधिशोष्य जब जुट रहा है तो ये तो अधिशोषण हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एडजॉर्प्शन ग्राफ के डायग्राम के द्वारा दिखलाए थे। लेकिन यदि यहाँ एडजॉर्ब्ड है, यह मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो यह कहलाता है डिजॉर्प्शन। अंदर प्रवेश कर रहा है तो एडजॉर्प्शन, अब बाहर निकल रहा है तो डिजॉर्प्शन, जिसको बोले थे वहां पर अधिशोषण का उल्टा, एडजॉर्प्शन का उल्टा हो गया यहाँ पर डिजॉर्प्शन, कि जिसमें जाकर के जो है कि हमको अधिशोषण नहीं हो रहा है, अधिशोषण माने अधिशोषित पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग डिजॉर्प्शन। तो कहता है जब दोनों प्रक्रिया को एक साथ संपन्न कराएंगे, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन जब एक साथ संपन्न कराते हैं, तब एक ऐसा स्थिति प्राप्त होगा जब दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए, उस अवस्था को कहेंगे हम लोग साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेज। अभी सैचुरेशन स्टेज पर नहीं गए हैं। कहता है कि जब अधिशोषण
मतलब एडजॉर्प्शन। तथा डिजॉर्प्शन की प्रक्रिया एक साथ संपन्न कराया जाता है तब ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है जब दोनों प्रक्रिया का दर आपस में समान हो जाता है। उस स्थिति को साम्यावस्था कहा जाता है, अर्थात एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम बाद में समझाएं, पहले हम लोग पूरा क्लियर समझाएं इसको कि इधर जाकर के एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट है, अधिशोषक और अधिशोष्य। तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन और ये कहलाएगा डिजॉर्प्शन। यहां न्यू सब्सटेंस बन रहा है, नया पदार्थ। अब कहता है एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों का रेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उस अवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कहेंगे। जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी देखे थे कि जब उभयगामी प्रतिक्रिया रहे तो अग्रगामी प्रतिक्रिया की दर और पश्चगामी प्रतिक्रिया की दर जब आपस में बराबर हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं हम लोग साम्यावस्था। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि जब हमको एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों का रेट, दोनों जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, उभयगामी प्रक्रिया है, तो जिसके परिणाम स्वरूप इसका रेट कभी न कभी तो आपस में बराबर होगा, और जिस सिचुएशन में बराबर होगा उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। मिटा दूं? अब इसी में आएगा सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन स्टेज। सामान्यतः निश्चित ताप पर किसी गैसीय पदार्थ का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन
दाब का समानुपाती होता है। अर्थात डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन समानुपाती प्रेशर। अब इसका बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ तो बाद में कहता है वैसा दाब जब डिग्री ऑफ जिस पर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन का मान कांस्टेंट हो जाए, उसे सैचुरेशन प्रेशर कहा जाता है तथा इस परिस्थिति को सैचुरेशन स्टेज कहा जाता है। कहता है कि इस रिलेशन के आधार पर जब हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं तो एक तरफ प्रेशर है, एक तरफ डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है, तो कहता है कि ये प्रेशर का जो है एक समानुपाती होगा, तो कहीं पर जाकर के ये क्या होता, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ जो ग्राफ जो टर्न यहाँ कांस्टेंट जो हो गया, इस प्रेशर को PS, इसको कहे सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर और इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को कह दिए सैचुरेशन स्टेज कहा जाता है। तो ये जाके यहां तक तुमको ठीक चल रहा था, लेकिन यहां आके क्या हो गया, कांस्टेंट ढाल इसका जो एकदम सीधा सीधा हो गया, स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल हो गया। तो उस कंडीशन को, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेशन। मतलब यहां से जो जब भी ये ग्राफ चलेगा तो सीधा चलेगा, दैट मीन्स इस प्रेशर को हम लोग क्या कह दिए, सैचुरेशन प्रेशर, और ये स्थिति कहलाया सैचुरेशन स्टेज। तो ये छोटा सा टर्म को हम लोग जान गए। अब हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे थे उसको पहले लिख लें। हो गया? अब हम लोग देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अधिशोषण समताप। कहते हैं कि जब किसी
अधिशोष्य, गैसीय अधिशोष्य कहिए, के डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन तथा दाब के बीच निश्चित ताप पर संबंध स्थापित करने हेतु एक आलेख, बोले तो ग्राफ तैयार किया जाता है। तो उस आलेख को अधिशोषण समताप कहा जाता है। तो यहां पर एक ग्राफ जब तैयार करेंगे तो उस ग्राफ को ही हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण समताप। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें, दो टाइप का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्री एंडलिक और दूसरा लैंगम्यूर। तो ये दोनों टाइप के आइसोथर्म को हमको देखना नहीं है, हमें देखना है सिर्फ फ्री एंडलिक वाला। इसको अभी देखना नहीं है, हायर क्लास में देखना पड़ता है, आपके सिलेबस में यहाँ तक है। तो हम लोग इसको देखते हैं एक तो। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कहता है कि निश्चित ताप पर टेम्परेचर जब कांस्टेंट कर दें तो वैसे कंडीशन में किसी भी गैसीय पदार्थ का जो डिग्री ऑफ जो एडजॉर्प्शन है, अधिशोष्य की जो मात्रा है, अधिशोष्य का जो अंश है, वो अंश उस पर आरोपित दाब के 1/n घात का समानुपाती होता है।
अर्थात डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, जो भी दाब है उसका 1/n। प्रेशर इक्वल टू हो गया, तो देयरफॉर x/m और जहां k तथा n कांस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट लिखिए इसको। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या होता है। तो log x/m k into p to the power 1/n। log x/m equal to log k plus log p to the power 1/n होगा। किसको log x/m equal to में इतना लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। अब इसको फाइनली हम लोग log k plus 1/n log p, ये इक्वेशन 2। अब ये समीकरण जो है y इक्वल टू c प्लस mx, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है उसको फॉलो करता है ये इक्वेशन। तो इसको जाकर के जो एक हम लोग आगे डील करते हैं। पहले इसको लिखिए, इसको हो गया।
इक्वेशन तुम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसका जो है अलग अलग सिचुएशन कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। तो उसके लिए हम लोग को पहले ग्राफ देखें। आइसोथर्म ग्राफ जो होगा उसको देखें। तो ग्राफ 1 एक जनरल ग्राफ देखते हैं हम लोग। रिलेटेड विथ टेम्परेचर। तो ये जाके हमको यहाँ पर ग्राफ प्राप्त हो रहा है अलग अलग टेम्परेचर पर। सेम वही ग्राफ है रिलेशन, बस सिर्फ यहाँ टेम्परेचर अलग अलग कर दिए। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इससे छोटा है, ये सबसे छोटा है -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमको -78 पर ऐसा आ रहा है, इस प्रकार से ग्राफ हमको प्राप्त हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है ग्राफ, उसको देखें। तो यहां निष्कर्ष आ रहा है कि उच्च ताप पर आइसोथर्म हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात कि तापक्रम बढ़ने पर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन घटता है। निम्न ताप एवं उच्च दाब पर x/m का मान कांस्टेंट हो जाता है। चलिए यहां पर देखिए, तो कहता है उच्च ताप पर आइसोथर्म हमेशा कांस्टेंट होता है। देखते एकदम कांस्टेंट है, एकदम डेफिनेट ढाल में जा रहा है। दूसरा कहता है हमको तापक्रम बढ़ने पर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन घट रहा है। यहाँ तापक्रम -78 है, यहाँ -29 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -78 से -29 बढ़ा, -29 से 0 और बढ़ा, लेकिन x/m का मान क्या हो गया, घटता चला गया। यहाँ पहले ऊपर था, यहाँ पर नीचे। और तीसरा कंडीशन बता रहा है कि टेम्परेचर जब हमको काफी कम कर दें, निम्न ताप, और दाब उच्च करते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब x/m का मान बढ़ता घटता नहीं है। तो इस ग्राफ से हमको ये निष्कर्ष निकलता है। इसको लिख लीजिए।
ग्राफ 2, लॉगरिथमिक ग्राफ, लघुगणकीय ग्राफ है ये, लघुगणक के आधार पर है। तो चूंकि हम लोग का रिलेशन यहां पर आया है log x बाय m इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p, तो कहता है यहां जो ग्राफ हम लोग लेके चल रहे हैं log p log x बाय m, हेलो, हाँ आइए ना, हम क्लास में थोड़ा सा ठीक। तो यहां जो ग्राफ प्राप्त होगा तो कहता है ये स्ट्रेट लाइन, ये है इंटरसेप्ट, तो log k के बराबर, और यहां से ये थीटा एंगल ढाल है, तो कहता है इससे दो चीज प्राप्त होगा, एक तो इंटरसेप्ट प्राप्त हो गया log k के बराबर, और दूसरा चूंकि इसके बीच ग्राफ है तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा p बाय b, मतलब यहां से यदि हम एक ट्रायंगल लें तो यहाँ p है, यहाँ b है, तो ये p तो हो गया x बाय m log x बाय m बटे log p। तो ये ग्राफ हमको यहाँ पर देयरफॉर इतना का मान जो होगा 1 बाय n के बराबर होगा, क्योंकि रिलेशन हमको इसके और इसके बीच लिए हुए हैं। तो चूंकि हमको यहाँ पर क्या होता है कि 1 बाय n इक्वल टू log x बाय m, जब दोनों को इक्वेशन बराबर करते हैं तो ऐसा होगा, तो वैसे कंडीशन में हमको वहां पर जाके 1 बाय n के बराबर हो गया। तो ये था हमको लॉगरिथमिक ग्राफ। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला। हो गया? ग्राफ 3, ये कंडीशनल ग्राफ है। अलग अलग कंडीशन पर देखते हैं क्या क्या होता है।
तो यहाँ जो ग्राफ देखे प्रेशर और इसमें, तो 3 रीजन में बांट दिए। ये ग्राफ ऐसे सीधा जाता, लेकिन थोड़ा सा टर्न लेते हुए ऐसे ग्राफ यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है। अब इस तीनों कंडीशन में रीजन OA, रीजन AB और रीजन BC, ये तीनों अलग अलग कंडीशन में क्या क्या हो रहा है उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर केस 1, तो ये है रीजन OA अथवा इसको बोलते हैं फेज OA। इस सिचुएशन में जो ग्राफ का सिचुएशन बता रहा है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, देयरफॉर 1/n का मान यहाँ पर 0 है, सॉरी 1/n का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1/n का मान यहाँ पर 1 रहेगा, तो ये स्ट्रेट चलेगा, क्योंकि हमको रिलेशन है चूंकि यहाँ पर क्या कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू P टू दी पावर 1/n। तो वैसे सिचुएशन में इसका मान 1 कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर यहाँ जो होगा x/m इक्वल टू k इंटू P के बराबर होगा। केस 2, अब की बार लेते हैं ये रीजन BC रीजन। तो रीजन BC और फेज BC, तो यहां पर बता रहा है x/m P टू दी पावर 0, देयरफॉर x/m इक्वल टू k कांस्टेंट, दैट इज 1/n का मान यहां पर 0 होगा। तभी जाकर के ये कांस्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर जो ग्राफ जो स्लोप देख रहे हैं एकदम सीधा कांस्टेंट इसके पैरेलल हो गया। ये तब संभव होगा जब इसका ये पावर है 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और केस 3 रीजन बीच वाला AB और फेज AB, तो यहां पर x/m ये तो कंफर्म है 1/n का, दैट इज 1/n जो यहां पर होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। बस याद रखना है इसी को, अथवा हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर 1/n, 1 से छोटा या बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ये था हमको फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो है ग्राफ, सब सिचुएशन अलग अलग कंडीशन में बता दिए। अब इसका थोड़ा सा लिमिटेशन भी है, क्योंकि इसके बाद आया है लैंगम्यूर का आइसोथर्म, जो कि भले सिलेबस में पढ़ना नहीं पड़े, लेकिन उसके लिए हमको बेस तो तैयार करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है जो लैंगम्यूर का लाना पड़ा आइसोथर्म को, तो इसका रीजन यहाँ पर जस्ट हम लोग देखते हैं इसका लिमिटेशन के रूप में। इसको लिखिए जल्दी से। तो लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इस
समताप के निम्नांकित सीमाएं हैं। पहला, यह शुद्धतम रूप में मूलानुपाती है, अर्थात इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं दिया है। दूसरा, यह आलेख दर्शाता है कि उच्च दाब पर x/m का मान नियम को नहीं मानता है। और तीसरा, लास्ट, k तथा n का मान तापक्रम से स्वतंत्र है। तापक्रम का कोई प्रभाव इस पर पड़ता नहीं है। तो ये जाके सीमाएं हैं। अब इसी सीमा को दूर करते हुए फिर अगला आइसोथर्म आया लैंगम्यूर का। दुर्भाग्य से उसको हम लोग को देखना नहीं है। फिर भी अब इससे रिलेटेड जो और भी कुछ टॉपिक है तो अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लिए।